नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अंगिरा एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग को भारतीय भवन किताब से बहुपद पाठ का भाग 2 अध्ययन कराएंगे। हमने बहुपद की पहचान तथा इसके बेसिक कुछ तथ्य पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो चलते हैं बहुपद की ओर और आइए शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक शायरी से। छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर, वजह की तलाश न कर। आइए हम देखते हैं बहुपद के कुछ प्रश्नोत्तरी का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन बहुपद हैं। अब देखिए, बहुपद की पहचान तो हम पहले ही वीडियो में कर चुके थे, परंतु फिर हम बताना चाहेंगे कि बहुपद को पहचानने के लिए उसके घात में जो पावर होंगे वो ऋणात्मक और भिन्न में नहीं होना चाहिए, बल्कि धनात्मक होना चाहिए। बस आपको बस इतना ही याद रखना है, तब बहुपद की पहचान आप कर सकेंगे। देखिए, ये चर पर जो घात 2 है, ये ऋणात्मक नहीं है, ये धनात्मक है, इसलिए ये बहुपद हो जाएगा। लेकिन दूसरे सवाल पर x प्लस 2/x है, यहाँ पर देखते हैं कि x पर पावर 1 लगा हुआ है, लेकिन ये पहले से नहीं, किताबों में नहीं मिलेगा, ये हमने लगाया। क्यों? क्योंकि जहाँ पर पावर नहीं होता है वहाँ पर 1 छुपा हुआ रहता है, ये आपको नोट कर लेना है। तो x पर पावर 1 ये धनात्मक है, ये तो बहुपद है, परंतु ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भिन्न में है और इसे जब हम ऊपर करेंगे तो ये -1 में पावर आ जाता है। यहाँ तो 1 है लेकिन यहाँ पर -1 है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब देखिए, 3√x प्लस 2x - 7, यहाँ पर देखते हैं कि इसके ऊपर पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। जहाँ पर कुछ नहीं हो जाता है वहाँ पर 1 होता ही है, लेकिन ये रूट को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो रूट का मान 1/2 अर्थात भिन्न में होता है और ये पावर भिन्न में हो जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। 3x - 2 प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पर देखिए ये घात -2 में है, यानी ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। बस आपको ये ढूंढना है कि ऋणात्मक यदि है तो वो नहीं होगा, भिन्न में है तो भी नहीं होगा, लेकिन धनात्मक में है तो वो बहुपद हो जाएगा। देखते हैं रूट 4 में अगर करते हैं तो रूट का तो ये वर्गमूल निकल जाता है, इसका 2 आ जाएगा, जैसे 2 - 3u प्लस 2, और इसको जब हल करेंगे तो 2 2 4 हो जाता है, -3u प्लस 4 ये हो जाएगा। ये गलत दिया गया था, ये बहुपद है। अब यहाँ पर देखते हैं रूट टू को जैसे ही हम इसका निकालेंगे, वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, लेकिन इसे अगर भिन्न में बदलना चाहेंगे तो 1/2 में आ जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर देख लीजिए, अब रूट है, रूट का अर्थ ही है 1/2 कि इसका पावर 1/2 में आ जाएगा, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। अब देखते हैं -7 तो है, लेकिन यहाँ पर 1 छुपा हुआ है पावर, और ये धनात्मक है, इसलिए ये बहुपद होगा। यहाँ पर देखते हैं बड़े मान को, x² बड़े मान में आ जाता है, तो ये आपका वर्गमूल हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 4x² - 3x प्लस 7, यहाँ पर भी घात धनात्मक है, इसलिए ये भी बहुपद हो जाएगा। अब दूसरे नंबर सवाल में है, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। अब देखिए, सत्य और असत्य कथन कैसे पहचान करते हैं। ये एक बहुपद है, इसमें वास्तविक संख्या पर बहुपद है या नहीं ये पूछा गया है। तो देखते हैं वास्तविक संख्या, पहले आप समझते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ये जितने भी हैं संख्या, प्राकृतिक संख्या हो जाता है, बहुत सारे हैं, लेकिन इसका हम चर्चा अगले वीडियो में कर देंगे, इसकी परिभाषा बता देंगे। अभी साधारण तौर पर बता देते हैं। वास्तविक संख्या में वो पूर्ण संख्या कहलाता है जो धन में हो, अर्थात वैसा रूट वाला होना चाहिए जिसका वर्गमूल निकल जाए, लेकिन यहाँ पर √5 इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका भी नहीं निकलता, तो ये सब वास्तविक संख्या नहीं है, लेकिन वास्तविक संख्या 9 है।
और कहता है वास्तविक संख्या पर बहुपद है या नहीं, तो इस पर तो घात लगा हुआ है, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। फिर 11x² माइनस 16x प्लस 5 और इसका कहता है पूर्णांकों पर बहुपद है कि नहीं। पूर्णांक संख्या समझ, पूर्णांक संख्या कोई भी संख्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, परंतु बट्टे वाला नहीं होगा, भिन्न वाला नहीं होगा, क्योंकि वो अपूर्ण है। यहाँ बोलता है पूर्ण संख्या है ना, यानी पूर्णांक। तो देखते हैं पूर्णांक पर बहुपद है कि नहीं। पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों अलग अलग चीज़ है, उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी पूर्णांक पर समझते हैं, पूर्णांक पर बहुपद है कि नहीं। देखिए पूर्णांक पर बहुपद है सबों पर, है ना, इसलिए ये भी सत्य हो जाएगा। पूर्णांक पर बहुपद है कि नहीं। अब देखिए पूर्णांक, ये तो पूर्णांक है ही नहीं, ये भी पूर्णांक है ही नहीं, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार परिमेय संख्या पर बहुपद है कि नहीं, इसे भी आप देख सकते हैं। परिमेय संख्या आप समझते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या भिन्न में भी हो सकता है और अंडर रूट में भी हो सकता है, लेकिन अंडर रूट वाला वही परिमेय संख्या कहलाएगा जिसका वर्गमूल पूर्ण तरीके से निकल जाए। अब देखिए √5 का तो वर्गमूल पूर्ण तरीके से निकलता नहीं है, दशमलव में आते रहेगा, ये इसलिए ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो परिमेय पर बहुपद यहाँ नहीं है, ये हम देख रहे हैं कि ये जो घात है ये अपरिमेय पर लगा हुआ है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अब परिमेय संख्या यहाँ पर देखते हैं, ये इसको हल करते हैं। यहाँ पर है 1/3x³ और -5, इस तरह से इसको नोट करेंगे। अब ये परिमेय संख्या 1/3 है, ठीक है, तो ये मेरा सत्य हो जाएगा। पूर्णांक पर बहुपद है कि नहीं। पूर्णांक पर देखते हैं, बहुपद किसे कहेंगे। बहुपद 1/2 में नहीं होना चाहिए, इसको तोड़ेंगे तो 7x 1/2 हो जाएगा, इसीलिए इस पर बहुपद नहीं है। ठीक है, अब तीसरे सवाल, निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखें। x² का गुणांक, गुना का अंक, यहाँ दो शब्द है, गुना का अंक मतलब x² के साथ किसे गुना किया गया है, बस ये जानना है। अब x² यहाँ है, जो प्रश्न में रहेगा उसी को हम ढूंढेंगे। उदाहरण में x² यहाँ है, x² के आगे कोई भी संख्या नहीं है, अर्थात यहाँ 1 छुपा हुआ है। हम बोले थे ना, जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ 1 जरूर रहता है, इसीलिए x² के साथ गुणांक 1 है, यही 1 मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर x² है ही नहीं, x² नहीं है, तो इसका मतलब है x² के साथ 0 का गुणांक किया गया, तब ना 0 हो गया, 0 अर्थात कुछ नहीं, तो इसलिए ये मेरा आंसर है। अब यहाँ x² के साथ किसको गुना किया गया है, π/2 को, इसलिए इसमें भी π/2 आंसर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं x² के साथ किसका गुणांक है, कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 के आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए -1 आंसर हो जाएगा। यहाँ तो x² है ही नहीं, तो यहाँ भी 0 आंसर हो जाएगा, x² के साथ कुछ नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं x² के साथ क्या है, x² तो कहीं पर नहीं है। देखिए अभी समझा रहे थे कि x² का गुणांक, इसमें भी x² यहाँ पर नहीं, कहीं भी नहीं है ना। यहाँ y² है, तो इसमें भी x² का मान 0 ही होगा। अब देखिए चौथा सवाल ये हम दे रहे हैं आप लोग को कि उपर्युक्त में से yq का गुणांक लिखें। अब yq का गुणांक आप लिख सकते हैं, yq यहाँ पर है, इसके आगे -1 है, तो yq में आंसर -1 हो जाएगा। -1 इसके साथ गुना किया है ना, जो सवाल में पूछा जाएगा उसी को हम देखेंगे। उधर कहीं भी yq नहीं, तो उधर सब का आंसर 0 और इसका आंसर -1 हो जाएगा। और इस तरह से जो भी सवाल आएंगे गुणांक वाला, वो अब आप बना सकते हैं। चलते हैं 5वां नंबर सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। अब देखिए मानक रूप किसे कहेंगे। मानक रूप समझने के लिए आपको घात को घटते क्रम में रखना है, घटते क्रम में, तब आप समझिएगा कि ये मानक रूप में है कि नहीं। अब देखिए घात अर्थात पावर जो है वो देखना है। अब x पर पावर 5 है, x पर पावर 2 है, फिर यहाँ √3x
और x पावर 4, क्या ये घटते क्रम में है? 5 के बाद 2 दे दिया, फिर 4 दे दिया, तो ये यहाँ से यहाँ तो घट गया, लेकिन यहाँ से यहाँ बढ़ जाता है, इसीलिए ये मानक रूप में नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, पहले 2 है फिर 4 है, ये तो घटते क्रम में भी नहीं है, अर्थात ये भी नहीं है। और यहाँ पर देखें 2 है फिर यहाँ 1 है, इसलिए ये मेरा मानक रूप में है, और ये देखिए मानक रूप में नहीं है। पावर के अनुसार आप देख सकते हैं। फिर कहता है उपयुक्त तो बहुपद को मानक रूप में सजाएं। अब जो जो मानक रूप में नहीं है, जैसे ये तीनों, तो इसको आप मानक रूप में सजा सकते हैं। एक हम सजा के दिखा देते हैं इसी सवाल का। तो मानक रूप में सजाने के लिए हमको घटते क्रम में घात लिखना है। तो पहले आ जाएगा -x3, फिर +3x², फिर -7x, फिर +5, ये है मानक रूप में। अब मानक रूप में आप इन दोनों को सजा सकते हैं, ठीक है, ये कोशिश कीजिएगा सजाने का। उसके बाद 7वां नंबर सवाल में है, निम्न बहुपद के घात को लिखें। अब बहुपद के घात को लिखें, तो बहुपद के घात हम लिख सकते हैं, घात अर्थात पावर है। पावर में तो यहाँ 5 और 4 दिया हुआ है, लेकिन दोनों में से हम लिखेंगे किसे? लेकिन बहुपद के घात लिखने का सवाल जहाँ भी आएगा तो सबसे बड़े मान को लिखना है, सबसे बड़े घात को लिखना है, सबसे बड़े घात। अब इसमें से सबसे बड़े घात कौन है? 5, तो अर्थात इसका आंसर मेरा 5 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं सबसे बड़ा मान क्या है? 8 ही तो घात है सबसे बड़ा। और इसमें से देखते हैं यहाँ पर 1 छुपा है, इसलिए ये 1। और यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ा 2 है, अर्थात 2, यानी सबसे बड़े घात को आपको चुनना है। इसमें देखिए, इसमें घात है ही नहीं कोई। हम क्या बोले थे कि जहाँ पर घात ना हो वहाँ 1 रहता है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं। क्यों? क्योंकि चर की बात किए थे, जहाँ चर पर अगर कोई ना हो तो वहाँ पर पावर 1 होता है, अर्थात इसमें इसका आंसर 1 होगा, लेकिन इसका आंसर 0 होगा, है ना, यहाँ पर अचर में। अब इसके हल करते हैं, t² और 3t, इन सबको गुना अगर करेंगे तो 3t³ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि t यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो t 3 बार हो गया, माइनस इनको भी गुना करते हैं तो 6t² हो जाएगा। अब इसमें से बड़े मान कौन है? 3, अर्थात ये मेरा 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इस सवाल पर, रिक्त स्थानों को भरें। अब भरना है अर्थात इसमें से ढूंढना है बहुपद x² + y² का घात क्या होगा। यहाँ पर खाली स्थान है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसमें कहता है बहुपद इतना का घात क्या है? घात वही बड़े मान आपको लेना है, दोनों में है, तो ये 2 आंसर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करके आप घात लिख सकते हैं। इन दोनों को पहले आप गुना कीजिए, x⁴ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 और 2 5 हो जाता है, इसे गुना कीजिएगा तो यही आएगा, प्लस और इसको गुना करते हैं तो 2x² आ जाता है। यहाँ पर देखिए बड़े मान 5 आता है, अर्थात ये 5 आंसर हो जाएगा। अब इस बहुपद 3 का घात, यहाँ पर जो हम क्या बोले थे, अचर में अगर कुछ ना हो तो वहाँ पर 0 होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। शून्य बहुपद का घात क्या होता है? शून्य बहुपद का घात होता ही नहीं है, इसलिए अनिर्धारित आपको दे देना है, ठीक है। अब चलते हैं बहुपद इतना का घात क्या है। इतना में से सबसे बड़ा मान क्या है? 3, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। शून्योत्तर अचर बहुपद का घात क्या होता है? अभी बताया था ना अचर, देखिए यहाँ पर अचर लिखा है, ये अचर संख्या है। अचर, चर और अचर का चर्चा पहले कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में। अब देखिए अचर में कुछ नहीं होता है, तो ये मेरा 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपदों को लिखना है। तो कैसे जानेंगे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी कौन कौन है? देखिए, एक पदी अर्थात एक पद यानी एक जगह, द्विपदी 2 जगह, त्रिपदी 3 जगह। इसमें देखिए एक ही जगह है। अभी हम आगे पहचान लेंगे कि कैसे एक पदी हुआ, तो इसलिए एक पदी, यहाँ भी एक पद है अर्थात एक पदी। देखिए हम कैसे पहचानते हैं? चिन्ह को देखना, यहाँ पर देखिए चिन्ह मेरा आ जाता है, इसके आगे एक पद और इसके पीछे एक पद, अर्थात ये द्विपदी होगा। यहाँ भी आप देखिए कि इस चिन्ह के आगे एक पद और चिन्ह के पीछे एक पद, अर्थात द्विपदी।
यहाँ पर देखिए इस चिन्ह के आगे एक पद, चिन्ह के पीछे भी एक पद, फिर यहाँ एक चिन्ह आता है और इसके पीछे एक पद, अर्थात ये त्रिपदी। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ये भी त्रिपदी में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे देखते हैं। निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपदों को पहचानें। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? जिसका घात एक हो। घात एक अगर होगा तो रैखिक, यदि घात 2 होगा तो द्विघाती, घात 3 होगा तो त्रिघाती। आपको ये जानना है। अब देखिए यहाँ पर घात 2 है, इसलिए ये द्विघाती होगा, बड़े मान। ठीक है, यहाँ पर देखिए घात 3 है, ये त्रिघाती होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए घात 1 छुपा हुआ है, अभी हम बताए थे, ये रैखिक हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं सबसे बड़े मान में 3 है तो ये त्रिघाती। ठीक है, आप समझ रहे हैं। और यहाँ पर भी पावर 2 लगा हुआ है तो ये द्विघाती। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़े मान में पावर 3 है, अर्थात ये त्रिघाती। यदि साथियों अगर आप सीख चुके हैं तो इसमें उदाहरण की बात कहा गया, उदाहरण देना है। निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दें। देखिए 25 घात वाला एक पदी बहुपद, घात होना चाहिए 25 और पद उसका एक ही होना चाहिए, अर्थात यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं 3x पर पावर 25, ये कोई जरूरी नहीं हम यही लिख सकते हैं। यहाँ पर 4x पर पावर 25, लेकिन वही एक पद होना चाहिए और पावर 25 ही होना चाहिए। कुछ भी आप लिख सकते हैं, उदाहरण है ये, कोई परफेक्ट आंसर इसमें नहीं होता है, आप जो दे सकते हैं लेकिन इसी के अनुसार होना चाहिए। 15 घात वाला द्विपदी, अब देखिए 15 घात 2x पर पावर 5, तो ये 15 और प्लस 2x, या कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर 3x भी दे सकते हैं, 4x भी, यहाँ भी बदल सकते हैं, लेकिन ये द्विपदी में होना चाहिए। पद मेरा 2 ही होना चाहिए और घात जो कहा गया है वही देना है। ठीक है, 2 घात वाला त्रिपदी, अब 2 घात वाला त्रिपदी होना चाहिए, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए त्रिपदी तो हो गया और घात भी मेरा 2 हो गया, बड़ा मान है ना। इसलिए साथियों अब मुझे आशा है कि आप लोग बहुपद का कुछ न्यूमेरिकल सवाल आप सीख चुके हैं। अगले वीडियो में हम लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले आपको लाइक बटन दबाना है इस तरह से चिन्ह में, उसके बाद आपको सब्सक्राइब पर दबाना है और फिर इस घंटे बटन को ज़रूर दबाएं। इसे इसलिए दबाने के लिए कहा जाता है कि यदि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो आपको वो नोटिफिकेशन पहुंच सकता है, आप पुनः उसे देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद।